इतिहास के भूगोल विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और पार्ट से पार्ट बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा बुशमैन जनजाति। इससे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर ली थी, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। आइए आज बात करते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, कैसे निवास करती है, इनकी संस्कृति क्या है, वस्त्र क्या है, भोजन क्या है, हथियार क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए बात करें सबसे पहले बुशमैन जनजाति शब्द के बारे में। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, यह शब्द कहां से आया? तो इस शब्द को सबसे पहले उपयोग में लिया था डच लोगों ने। डच लोगों ने सबसे पहले बुशमैन शब्द का जिक्र किया था। अब ये डच लोग कौन होते हैं? जो हॉलैंड देश के निवासी हैं, उन्हें डच कहा जाता है। यानी वर्तमान में नीदरलैंड जो है वहां निवास करने वाले लोग, यानी हॉलैंड के निवासी जो है, जब विश्व में भ्रमण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए इस क्षेत्र में जहां बुशमैन जनजाति निवास करती है वहां पहुंचे होंगे, तो वहां इन लोगों को देखकर उन्होंने सबसे पहले इनके लिए जो शब्द यूज में लिया, उस शब्द का नाम है बुशमैन। तो ये क्लियर होता है कि बुशमैन शब्द हमारे सामने कैसे आया। बुशमैन शब्द को डच लोगों ने सबसे पहले इस शब्द का जिक्र किया और हमें इसकी जानकारी दी थी। तो आइए इसके बाद हम एक एक और के आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। बुशमैन जनजाति के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इन्हें कौसान भी कहा जाता है, इन्हें रफी भी कहा जाता है और इन्हें बसारवा भी कहा जाता है। तो ये तीन इनके अन्य नाम है। छोटा प्रश्न यदि बने बुशमैन जनजाति के अन्य नाम बताइए, तो हमारा आंसर होगा कौसान, रफी और बसारवा। इसके बाद बात करें विश्व में इनकी जनसंख्या कितनी है, तो ये जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां लगभग 10,000 की जनसंख्या इनकी है। यानी 10,000 के आसपास ये लोग इस विश्व में बुशमैन जनजाति के नाम से पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें इनकी शारीरिक बनावट के बारे में, तो इनकी जो प्रजाति है वो प्रजाति निग्रिटो प्रजाति होती है। हमने इससे पहले चर्चा की थी एस्किमो जनजाति के बारे में और उनकी प्रजाति पर हमने बात की थी कि वो लोग मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक इसी प्रकार बुशमैन जनजाति जो है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अब आइए इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। तो इनका कद, इनकी जो हाइट होती है वो नाटी होती है, यानी इनका कद नाटा होता है। नाटे का अर्थ हुआ ना ज्यादा ठीना ना ज्यादा लंबा, लगभग 4-5 फीट के आसपास इनकी लंबाई होती है। इसके बाद इनका जबड़ा व इनके होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनकी जो होठ है और इनका जो जबड़ा है ये बाहर निकला हुआ नहीं होता है। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती है और इनके नितंब भारी होते हैं। नितंब कमर से नीचे का पीछे का जो हिस्सा है, यहां से इनके नितंब जो है वो बाहर निकले होते हैं, भारी होते हैं। तो ये इनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात हुई। छोटा प्रश्न ये बन सकता है कि बुशमैन जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, तो हमें याद रखना है इसका आंसर होगा निग्रिटो। आइए इससे आगे हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में कि यह लोग विश्व में कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में पाई जाती है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप हम एक मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप हो सकता है। और हम जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप की यदि हम बात करें
तो ये मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर है, ये यहां से गुजर रही है और 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच, तो यहाँ 23 से पहले हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं। तो ये पूरा अंदर इसके बीच में जो कालाहारी मरुस्थल है, उस कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। इसके बाद बात करें इस बेचुआनालैंड में क्या है। ये बेचुआनालैंड जो है इसी में ये कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। मरुस्थल हम सभी जानते हैं ऐसा स्थान जहां बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, रेत ही रेत पाई जाती है, वो स्थल मरुस्थल कहलाता है। ये अफ्रीका का मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद देखिए और कहां पाई जाती है, अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में। तो ये दो क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से हो गए बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में कि कहां कहां पाई जाती है। एक तो कालाहारी मरुस्थल में और अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में। अब यदि हम बात करें इन दो क्षेत्रों में विश्व के कौन कौन से देश हैं, यानी देश की दृष्टि से बात करें कि बुशमैन जनजाति कौन से देशों में पाई जाती है, तो यहां हमारा आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश में। ये 4 देश महत्वपूर्ण से हैं, तो ये हमें याद रखने हैं कि बुशमैन जनजाति किस किस देश में निवास करती है। दक्षिण अफ्रीका में, बोत्सवाना में, नामीबिया में और अंगोला देश में। और अगर मानचित्र की दृष्टि से देखना चाहें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कालाहारी मरुस्थल बना हुआ है, उस कालाहारी मरुस्थल के अंदर ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो आइए बात करते हैं बुशमैन जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उस क्षेत्र के बारे में। अभी हमने चर्चा की कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल की क्या विशेषताएं हो सकती है, वहां का धरातल कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, इन टॉपिक्स पर चर्चा करें। तो कालाहारी मरुस्थल के सबसे पहले धरातल की अगर हम बात करें तो वहां का धरातल उबड़ खाबड़ है, यानी कहीं समतल जमीन है, कहीं खड्डे हैं, कहीं ऊपर उठा हुआ भाग है। तो वहां का धरातल एक समान नहीं है, उबड़ खाबड़ है। उसके बाद वहां की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। ये हमारे जलवायु प्रदेश का जब टॉपिक आएगा तो एक एक प्रदेश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ ये समझ सकते हैं उष्ण शब्द से कि वहां की जलवायु हमेशा गर्म रहती है। इसके बाद औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वहां बारिश पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका मतलब यह तय हो गया कि उस क्षेत्र में पानी की कमी हमेशा रहती है। वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। देखिए ऊपर के टॉपिक्स पर अगर हम वापस एक बार नजर घुमाएं कि वहां का तापमान गर्म रहता है, वहां बारिश कम होती है, तो ये तय है कि वहां हमेशा तापमान अधिक रहेगा, यानी गर्मी बहुत ज्यादा होगी और ठंड बहुत कम होगी। लेकिन एक चीज और देखिए, दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती है। दिन तो गर्म होगा लेकिन रात ठंडी होगी। अब देखिए आप पूछेंगे कि गर्मी रहती है हमेशा, तो फिर वहां रात ठंडी कैसे और दिन गर्म कैसे? देखिए बच्चों, आपने एक चीज नोट की होगी कि जो मिट्टी है, रेत है, वो गर्म जल्दी होती है तो ठंडी भी जल्दी होती है। इसलिए दिन के समय जब सूर्य अपने वेग पर होता है तो वो रेत जल्दी से गर्म हो जाती है, इसलिए दिन का तापमान हमेशा गर्म रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, सांझ ढलती है, सूर्य छिप जाता है, उसके बाद वो रेत जल्दी से ठंडी हो जाती है। इसलिए वहां रात का तापमान हमेशा ठंडा होता है और दिन का तापमान हमेशा गर्म होता है। इसके बाद बात करें, घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। ये तो यहाँ ऊपर के शब्दों से क्लियर हो गया। हम राजस्थान में रहते हैं, थार का मरुस्थल हमारे यहाँ है, बारिश कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब वहां वनस्पति शून्य पाई जाती है और जो पाई जाएगी वो कैसी होगी? कंटीली पाई जाती, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बारिश कम है, गर्मी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वहां भी घास के मैदान और कंटीली झाड़ियां ही पाई जाती है। जल की पूर्ति हेतु एक तरबूज। देखिए रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब पानी नहीं है तो किसी अन्य साधन से वो अपनी पानी की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो तरबूज आता है, जिसको हम अपनी मारवाड़ी भाषा में मतीरा कहते हैं,
खेत में काम करने वाले लोग उससे प्यास भी बुझाते हैं। जो आप में से खेत में कभी गए होंगे उन्होंने इस चीज को नोट किया होगा, महसूस किया होगा और जिया होगा। क्या करते हैं, तरबूज को फोड़ा, उसके अंदर से जो लाल लाल गिरी होती है उसको खा लेते हैं, फिर उसको कुचल कर उसके अंदर पानी निकाला जाता है और उसको जो बर्तन नुमा, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं खपरिया, उसको लेके पी जाते हैं, तो वो पानी भी आता है अंदर और उससे प्यास भी बुझाई जाती है। तो वहां जो तरबूज पाया जाता है उस तरबूज का नाम है त्यामा। याद रखें, इसको महत्वपूर्ण कठिन शब्दों के अंदर आपको एक बार लिख लेना है अपने पास। त्यामा किसे कहते हैं? त्यामा कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले तरबूज को कहा जाता है। और इस तरबूज को पशु भी पसंद करते हैं और मनुष्य भी पसंद करते हैं, दोनों का पसंदीदा खाद्य है। इसके बाद बात करें, वहां शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी शाकाहारी जो मांस का भक्षण नहीं करते और मांसाहारी जो मांस का भक्षण करते हैं, दोनों प्रकार के जीव जंतु उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एटोसा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में है। अफ्रीका का एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार जैसा फेमस है, उसी प्रकार अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है और वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस टॉपिक में से हमारे पास दो छोटे प्रश्न बनेंगे। क्या क्या? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है, त्यामा किसे कहते हैं? हमारा आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले तरबूज को त्यामा कहते हैं। और दूसरा प्रश्न हुआ, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एटोसा राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे और अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।